जेएनयू में आना इस देश की नई पीढ़ी का सपना है। जेएनयू में पढ़ाना इस देश के पढ़े लिखे लोगों का सबसे बड़ा अरमान है। लेकिन जेएनयू पिछले कुछ वर्षों से 3-4 वर्षों से एक अनाथालय जैसा बन गया था। जिसका मन आया लाठी लेके चला आया। कभी छात्र संघ की अध्यक्षा को पीटा, कभी अध्यापिकाओं को पीटा, कभी अध्यापकों को पीटा, और दिल्ली पुलिस और भारत सरकार मिली रही, गुंडों से जुड़ी रही, और आज तक उनको कोई सजा नहीं दी। लेकिन तब राहत का मलहम रवीश कुमार जी ने लगाया था। हम उसी एहसान को पूरे सम्मान के साथ आपको चुकाना चाहते हैं, क्योंकि मदद करने के लिए बहुत कम हाथ उठे थे, आवाज़ तो लोगों की निकली नहीं थी। आप जानते हैं कि रवीश जी से सवाल पूछना बहुत कठिन काम है। ये सारे हिंदुस्तान की तरफ से सवाल पूछते रहे हैं, और जिससे ये सवाल पूछते हैं उसकी गिगी बन जाती है। लेकिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। प्रोफेसर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जेएनयू अध्यापक संघ का, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी छात्रों का और शिक्षकों का जो इस धूप में बैठकर मुझे सुनने के लिए आए हैं, इस बातचीत को सुनने के लिए आए हैं। मैं जब आ रहा था तो जो आने की मानसिक प्रक्रिया से गुज़र रहा था और जिस प्रक्रिया से मुझे गुजारा जा रहा था, उसके बारे में मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं, जिससे अंदाज़ा मिल सके कि देश के हालात क्या हैं और एक व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थितियां क्या हैं। मैं आ तो रहा था उस व्यक्ति के नाम पर बने विश्वविद्यालय में, जिस व्यक्ति से आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुमने अपना नाम नाना के नाम पर क्यों नहीं रखा। तो हमें नहीं मालूम कि नेहरू का नाम उनके नाना के नाम पर था या उनके दादा के नाम पर था, लेकिन नाम नेहरू था, और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में मैं आया, जहां इतने शानदार छात्र पढ़ते हैं, जिसकी एक खूबी है कि 2 लोग जेएनयू आते हैं, एक जो जेएनयू में आते हैं और एक जो जेएनयू नहीं आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो भी जब जेएनयू आते हैं तो जेएनयू के हो जाते हैं। तो ये जेएनयू की एक खूबी है, और यहाँ आना अपने आप में एक डिग्री पाने के जैसा है। मेरी हमसफर दोस्त नैना कहा करती हैं कि बाहर तो तुम बोल लेते हो, वो फ्लूक में चल जाता होगा, लेकिन जेएनयू में बोलने जा रहे हो, थोड़ी तैयारी कर लो। यहाँ फ्लूक में नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं तैयारी करके नहीं आया हूँ। तो आ रहा था तो जब लोगों को बताना शुरू किया कि मैं जेएनयू में जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अरे बताया नहीं, अकेले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेले जा रहा हूं। और तो जेएनयू में अकेले जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो 3 लोगों के गुजरात में भी अकेले जाता हूं। 2 लोगों का नाम आप जानते हैं, तीसरे का नाम आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आजकल एक ग्लोबल चैनल खरीदा है, गौतम अडानी का। ये इस देश की स्थिति है। ताकत है आपके पास, पैसा है, और अब एक ग्लोबल चैनल नाम की एक दुकान है। लेकिन आपके बारे में जो दुनिया में चीजें छप रही हैं, आप उस ग्लोबल चैनल का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप आए थे एक चैनल को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाने के लिए, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई की खबरें खड़ी हुई तो आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी नहीं कर पाए। दरअसल झूठ की यही हालत होती है। चलता वो बहुत लंबा है, टिकता भी बहुत लंबा है, लेकिन जिस दिन भरभराता है उसके अपने हथियार काम नहीं आते हैं। और यही हाल गौतम अडानी का हुआ, और गौतम अडानी को आप आज के देश के हालात से अलग नहीं कर सकते हैं। उनकी मदद ना सत्ता में बैठे लोग कर पाए, ना वो अपने पैसे से खरीदे हुए तंत्रों से कर पाए अपनी मदद। तो ये जेएनयू को लेकर, यहाँ आने को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में, जो मेरे शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, उनके जहन में जब ये बात आने लगी कि वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ किसी के साथ जाना चाहिए था, अकेले क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन इसी धर्म ने हमें यह भी सिखाया कि किसी पर भी पीठ पीछे वार नहीं करते हैं और किसी अकेले पर हाथ नहीं लगाते हैं।
तो कोई भी इतना धर्म विरोधी नहीं होगा कि मुझे अकेले पे हाथ डाल देगा। तो मैं अकेला ही आया हूं। तो ये एक हालात हैं सर। 2014 के बाद जिस तरह से पहले ही दिन से मीडिया के न्यूज रूम के भीतर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जो मेरी छटपटाहट थी वो आने वाले वर्षों में सही साबित होती चली गई। तब मुझे मेरे ही करीब के लोग कहा करते थे कि कुछ ज़्यादा आपकी प्रतिक्रिया है, बहुत तीखी है, सच्चाई ऐसी नहीं है और ये देश ऐसा नहीं है। देश कभी भी एक तरफा नहीं झुकेगा और ऐसा नहीं होगा कि न्यायपालिका खत्म हो जाएगी, इंसाफ के मायने खत्म हो जाएंगे, आवाज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल रूप से सही होती चली गई। ये जेएनयू अनाम छात्रों का भी है, लेकिन जैसे ही इस जेएनयू को आप कन्हैया का जेएनयू और उमर खालिद का जेएनयू कहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तब वो जेएनयू सिर्फ जेएनयू का नहीं हो जाता है, उन तमाम चुप्पियों पर एक सवाल के रूप में खड़ा हो जाता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ हो रहा है। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जामिया, जब एक जेएनयू का मेयार गिरा दिया गया तो बगल में जामिया पर भी हमला हुआ और वो भी अपने आप को नहीं बचा सका। उसके छात्रों के खिलाफ जो पहला फैसला आता है और उसमें जज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर देखिए हाईकोर्ट का फैसला आता है। तथ्य तो एक ही हो सकता है ना कि पुलिस के पास सबूत नहीं है, और वो सबूत नहीं है और किसी बेगुनाह को आप हफ्तों, महीनों, वर्षों जेल में डाल दें, तो उसका एक संदर्भ बनता है कि किस संदर्भ में बिना सबूत के छात्रों को आप डाल सकते हैं। तो उस संदर्भ पे अगर अदालत की टिप्पणी होती है तो अदालत ही उन टिप्पणियों को हटा देती है। तो हम जरूर, कुछ लोग हैं, आप लोग हैं जो किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो इससे मुझे एहसास तो होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन ये तस्वीर भी मुझे नजर आ रही है कि अदालत के भीतर बैठे लोग कितना डर गए हैं। आज सबसे ज्यादा मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा की जरूरत है तो जजों को है, जजों से है शायद। चीफ जस्टिस का ये बयान है कि जज बहुत काबिल हैं, अपने न्याय की जानकारी में, कानून की जानकारी में वे अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, मगर ट्रोल किए जाने या किसी अन्य आशंकाओं की वजह से, एप्रीहेंशन की वजह से वो जमानत का फैसला तक नहीं दे रहे हैं। जब जज की कुर्सी पर बैठे लोग जमानत का फैसला अपनी कानूनी समझ और विवेक से ना दे पाएं, इसका मतलब आप किसी भूखंड में तो रहते हैं, आप किसी भूभाग में तो रह रहे हैं, किसी पहाड़ के टीले पर रह रहे हैं, किसी नदी के किनारे रह रहे हैं, किसी सड़क के किनारे रह रहे हैं, किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मगर किसी देश में नहीं रह रहे हैं। अगर किसी देश में रह रहे हैं तो किसी लोकतंत्र में नहीं रह रहे। अगर न्यायपालिका में बैठे लोग जमानत का फैसला तक नहीं दे सकते और ये टिप्पणी तक नहीं कर सकते कि पुलिस ने जानबूझकर बिना सबूतों के आधार पर बेवजह किसी को चुप कराने के लिए निशाना बनाया, जो कि इस देश की न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया की एक सच्चाई है, हर दौर की सच्चाई है, हर सरकारों की सच्चाई है, हम सब जानते हैं, और उसे एक स्पंज करा दिया जाता है। फिर बाद में जज रिक्यूज कर लेते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं हम सब देख रहे हैं, मगर हम कब तक देखेंगे? क्या हम देख रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? उस अनुपात में इन प्रश्नों को हम सबको इन प्रश्नों के सामने खड़े करना पड़ेगा कि हम क्या इसके समक्ष हैं। हम इसके समक्ष खड़े हैं, बोल रहे हैं, मगर हमारा अनुपात छोटा है। सत्ता जिनके कब्जे में है उनका अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि अब चीजों को, सवालों को वो सत्ता में होने के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास अपना जवाब नहीं था, तो उन्होंने उस जावेद अख्तर का संवाद चुरा लिया जिस जावेद अख्तर से वो नफरत करते हैं। जाओ पहले अपने भाई का साइन लेकर आओ। जब उनसे पूछा गया कि अदानी, उनसे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से,
जब उनसे पूछा गया कि अदानी का क्या मामला है, इस तरह के आरोप क्या लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो आप साइन ही लाते रह जाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें सिलेंडर मिला है उससे होकर गुजरना पड़ेगा सवालों को, जिन्हें झोपड़ी मिली है, घर मिला है, उनसे आपके सवालों को होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें हमने बिजली का कनेक्शन दिया है उनसे गुजरना पड़ेगा। तो उन सब का आप साइन लेकर आएंगे, तब आप अदानी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि आपका अदानी से रिश्ता क्या है। तो हम इस मकाम पर खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसी जेएनयू से चीजों को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई थी, और जो हमला था वो एक लैंडमार्क है इस देश की राजनीति का। वो एक विश्वविद्यालय पर हमला नहीं था, क्योंकि जेएनयू जो है अभी भी एक साहस का केंद्र है, और ये आज भी जिन्होंने भी इसका आयोजन किया, इसकी इजाजत दी, वो सब हकदार हैं, और जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मुझे 10 मिनट बोलने दिया वो भी उसके हकदार हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था आए तो सब लोग हैं, कुछ सेब लेकर आए होंगे, कुछ अंडे भी, तो मैं 2 तरह के रुमाल लेकर आया था, पर लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह अच्छी बात है कि उनमें भी धीरे धीरे आगे चलकर सुनने की सहनशीलता विकसित हुई, और ये सहनशीलता उनमें खुद से नहीं हुई, क्योंकि उन्हें जिस तरफ बहाया जा रहा था, वो अच्छे लोग थे, वो जरूर अलग धारा में सोचने के प्रशिक्षित लोग हैं, और अलग तरह की धाराओं में सोचने वाले लोग होने ही चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर जेएनयू होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उनका होना भी जेएनयू को समृद्ध करता था। लेकिन जिस तरह से नकाबपोश लोग यहाँ के हॉस्टलों में घुस आए और आज तक नहीं पकड़े गए, वाकई मुझे लग रहा था कि क्या मुझे भी मंकी कैप लेकर चलना चाहिए, कि बोल कर तो आऊं मगर किसी को पता ना चले कि रवीश आया था। तो वो अब नहीं है, चीजें बदल रही हैं। इसी तरह से चीजें खूबसूरत होती रहें, और जब हम कहें कि बागों में बहार है तो लोग भी कहें कि हाँ वाकई में बहार है, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो ये जेएनयू वो अर्जित करता है जिस जेएनयू के नाम पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में या पूरे देश के छात्रों में, जिनके भीतर एक सपना पनपा था अच्छी यूनिवर्सिटी का, उसे कुचला गया, उसे उसके सपने से जेएनयू को विस्थापित कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर जेएनयू नहीं तो दूसरा आदर्श विश्वविद्यालय कौन है, उन्हें ये नहीं बताया गया। पर कितनी सुंदर बात है कि इन तमाम हमलों के बीच जेएनयू खड़ा रहा कि हम नहीं, दूसरा कौन है ये हम नहीं जानते, मगर दूसरे का नाम आने से पहले हम ये जानते हैं कि हम हैं। तो आप हैं, तो आप सबका होना हमारे वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। उस वक्त भी जो यहाँ के छात्र थे, उन्होंने रातों को जागकर उस हमले का मुकाबला किया था। वो सब इस इतिहास के विद्यार्थी हैं। वो सब गुमनाम होते हुए भी इस इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। तमाम किताबों के बदल दिए जाने के बाद भी, तमाम बागों को उजाड़ दिए जाने के बाद भी, जब भी नए बाग लगाए जाएंगे उनके कुछ पेड़ उगाएंगे, और उन पेड़ों पर और उन पौधों पर उस तरह के फूल निकल आएंगे जो ऐसे हमलों के वक्त लोकतांत्रिक चरित्र का निर्वहन करेंगे और आकर सवाल करेंगे, गलत को गलत कह देंगे, और डंडा उठाकर गलत को सही कहने वालों को अपने तरीके से शर्मिंदा कर देंगे। तो ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, बोलता ही रहूंगा, वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं प्रोफेसर आनंद को ये माइक सौंपता हूं कि वो सवाल करें। आप लोग भी सवाल करें, मुश्किल सवाल करें। जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं देने होंगे, मैं कह दूंगा कि 9 करोड़ सिलेंडर जिन्हें मिले हैं उनसे पूछ कर आइए, 11 करोड़ जिन्हें पानी का कनेक्शन मिला है उनसे पूछ कर आइए। और मैं जावेद अख्तर को निजी रूप से उलाहना भेजूंगा कि आपने ऐसा डायलॉग क्यों लिखा कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। कम से कम प्रधानमंत्री को कॉपीराइट की फीस जावेद अख्तर को भिजवा देनी चाहिए। अगर इस देश में जावेद अख्तर ना हुए होते तो प्रधानमंत्री अदानी को संसद में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर पाते। तो आपको और हम सबको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम मेरे आने से पहले जावेद अख्तर इस दुनिया में आ गए थे, और वो फिल्मों में आ गए थे। अच्छी बात ये हुई कि फिल्मों में वो डायलॉग लिख रहे थे कि भाई जाकर पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। तो मुश्किल सवालों के जवाब के लिए मैं आपको ये काम दे दूंगा कि आप साइन लेकर आएं।
और लाते रहें, तब तक मैं अपने घर चला जाऊंगा। थैंक यू। साथियों, कि हमने आज़ादी के बाद जो सबसे आखिरी कतारों में थे, उनकी ज्ञान शक्ति का विस्तार करने की उपेक्षा की और शिक्षा को हमने धीरे धीरे कुछ सीमित तबकों की ताकत का आधार बना दिया। अभी आपने राष्ट्र की कल्पना की बात की, कई सवाल आए हैं कि आपके हिसाब से सेकुलर मुल्क क्या है। इसमें एक सवाल जो सबसे दूरी से आया है वो ये कि सर, डू यू थिंक न्यू सेकुलरिज्म इज इक्वल टू एंटी हिंदू? वाई इफ हिंदू मेजॉरिटी नेशन which has always given space to all religions raises its voice against Gujarat train Kashmir is equal to Islamophobia? तो आपकी निगाह में एक सेकुलर मुल्क के क्या मायने हैं और उसमें विभिन्न धर्मों, विशेष तौर पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के बारे में जब कभी कोई खराब बातें होती हैं तो उसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? असल में आप लोगों ने जो काम किया है वो ये कि रवीश कुमार जी की अगली किताब के लिए अलग अलग चैप्टर के लिए सवाल दे दिए। ये 100 सवाल करीब आ गए हैं। तो हमने आपसे पूछा कि बहुत सारे सवाल आए हैं इस सवाल के बारे में कि सेकुलर मुल्क कैसा होना चाहिए और भारत में जो धार्मिक विविधता है उसमें क्या सेकुलरिज्म और बीइंग एंटी हिंदू एक दूसरे के करीब आ गया? बहुत अच्छा सवाल है, सब सवाल ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है जो लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर रैलियों को पेड़ के नीचे ही खड़े होकर सुना है। तो मुझे आज यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई और बोल रहा होता, मैं वहाँ होता। आज ज़रूर शुरुआत इसकी, आपने बागी की बात की, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, देशद्रोही की बात से। तो अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। फर्जी यूएपीए लगा देंगे, फर्जी एनएसए लगा देंगे, तो इनसे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली है, वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक जरूर है, पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो स्कोप देशद्रोही होने का है वो पावर में बैठे लोगों का ज्यादा है। जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग विद्रोही हो सकते हैं, है कि नहीं सर? अब रही बात कि भारत में जो नागरिकता और उसकी अवधारणा को आम जनों के बीच में ठीक से नहीं समझा गया, उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई भी तो आज के दौर में इतना जब संचार विकसित नहीं था तो जनता के बीच नहीं हुई। तो जनता ने उस नागरिकता को अपने तरीके से समझा और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा। लेकिन जब ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ और उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। तो जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था। तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था, सूचना थी नहीं। सूचना हम सब ज्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज्यादातर लोग अखबार और टेलीविजन या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। तो सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया। आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई। इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया सर।
जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास कुछ नहीं बदलता जेएनयू का भी, जेएनयू सुंदर ही हो जाता है। आप लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप वो लोग हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ जो बोलना है बोलकर चले जाओ, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो सेल्फी की तकलीफ से मुझे मुक्ति दीजिएगा और वो अभी आप रहने दें, फिर कभी और आपके बीच में आकर तस्वीरें खिंचा लूँगा।